हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 20 अगस्त 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके सीडीपी और पर्यावरण के पार्ट को कवर किया जा चुका है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथ पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन आए थे उन्हें कवर करेंगे और साथ ही साथ सीटेट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें भी हम कवर कर रहे हैं, जिसमें कल हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे। तो चलिए आज हम इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो गणित शिक्षण शास्त्र के हैं। और जो भाई बहन नए हो, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। और सीटेट का एग्ज़ाम इस बार आप लोगों का ज़रूर क्लियर होगा। जो बचे हुए दिन हैं उसमें आप जी जान लगा दीजिए, क्योंकि जल्द ही आपको DSSB PRT की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर रहेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। और सीटेट का एग्ज़ाम जैसे हो जाएगा वैसे हम DSSB PRT का जो सेकंड पार्ट पेडागोजी का है, जो 100 नंबर का आता है, उसे हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला यानी 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। जिसमें ए दिया गया है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। बी दिया गया है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। और सी दिया गया है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। और डी दिया गया है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए, बी और सी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी और सी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और सी। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए और बी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला यानी ए, बी और सी। गणित अध्ययन बच्चे को सृजनात्मक बनाने में, बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है तथा यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है तथा यह हमेशा अभिसारी नहीं होता, यानी अपसारी भी होता है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प एक में ए, बी और सी उपयुक्त उत्तर सही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका ने निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या करती है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों की वीडियो दिखाती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है, यहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला यानी वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सत्रांत यानी साल भर में परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या करती है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों की त्रुटियों उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा यानी विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, यानी ये गलत हो जाएगा। गणित अध्ययन में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं जो बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, समझने में सहायक होती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं का निर्माण कैसे करते हैं। त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में भी सहायक होती हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, अपितु उनका विश्लेषण करके उनमें सुधार करने हेतु उचित अवधारणाओं के निर्माण में सहायता करनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है।
दूसरा ऑप्शन दिया गया है मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है यानी खड़ी है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला यानी मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो चलिए समझ लेते हैं मानक संदर्भित आकलन तथा मानदंड संदर्भित आकलन क्या होता है। जिसमें पहला देख लेते हैं मानक संदर्भित आकलन। यह आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या खड़ी है। इसमें छात्र पाठ्य वस्तु यानी किताब को कहाँ तक अध्ययन किया है की सूचना प्राप्त होती है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है गणितीय अधिगम सामग्री, जिसमें ए दिया गया है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती हैं, बी दिया गया है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती हैं, सी दिया गया है निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती हैं और डी दिया गया है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती हैं। तो इसका सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सी और डी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और बी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बी और डी और चौथा ऑप्शन दिया गया है बी और सी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी यानी तीसरा ऑप्शन। गणित के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए गणित में अध्यापक को विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करना पड़ता है, यानी वे साधन जो अध्यापक के उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं सहायक साधन कहलाते हैं। अधिगम सहायक साधन कक्षा में अधिगम वातावरण के निर्माण करने में मदद करते हैं, यानी ऑप्शन तीसरा बी और डी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से दिया गया है और इस टॉपिक को हम कल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कल एक वीडियो आएगा जिसमें एनईपी आपको पूरा बहुत अच्छे से कवर किया गया होगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। 2 से 3 प्रश्न वहां से बनने के पूरे चांसेस हैं। तो जो भाई बहन नए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश डैश होंगी। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सरल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मजबूत, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हतोत्साहित, चौथा ऑप्शन दिया गया है कम। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजबूत यानी कि दूसरा ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं मजबूत होंगी, जिसके सहयोग से तर्कसंगत विचार सोच और कार्य करने में सक्षम अच्छे बालकों का विकास किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों और कल की वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग जो एनईपी 2020 पे आधारित होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, चौथा ऑप्शन दिया गया है महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा यानी महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। यह अवधारणाएं गणित के मूल विचारों जैसे मात्रा आकार दूरी को समझने के लिए आवश्यक हैं। इनका उपयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। चौथा ऑप्शन दिया गया है लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियों उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा इस शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, और चौथा ऑप्शन दिया गया है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति इस भय को बढ़ाती है। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त हैं, यह सत्य की खोज के लिए अवलोकन, अनुकरण तथा प्रयोग का उपयोग करता है, लेकिन यह अवलोकन के बजाय तर्क पर निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भास्कर फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रामानुजन और चौथा ऑप्शन दिया गया है महावीर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी भास्कर फर्स्ट। भास्कर फर्स्ट ने गणितीय प्रणाली के साथ साथ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी काम किया है। इन्होंने गणितीय प्रणाली के दशमलव प्रणाली पर कार्य किया है जो संख्या 10 पर आधारित है, तथा खगोल विज्ञान के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें 1 वर्ष लंबाई की गणना शामिल है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये, 6 रुपये प्लस 6 रुपये प्लस 6 रुपये प्लस 3 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें ए दिया गया है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, बी दिया गया है यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, सी दिया गया है ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए और बी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल ए, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है केवल बी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है केवल सी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि केवल सी। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो यह परिस्थिति दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है विभाजन भाग विधि का उपयोग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लघुत्तम समापवर्त विधि का उपयोग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भिन्न डेस्क का उपयोग, चौथा ऑप्शन दिया गया है कैलकुलेटर का उपयोग। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी भिन्न डेस्क का उपयोग। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है कि भिन्न डेस्क का उपयोग करना।
भिन्नों को उचित संख्या में भिन्न डेस्क को एक साथ रखकर दर्शाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों को व्यस्त रखना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विचारों का बहिर्वेशन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों का मनोरंजन, चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुशासन बनाए रखना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी विचारों का बहिर्वेशन। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य विचारों के बहिर्वेशन से है। कक्षा शिक्षण में रोल प्ले विधि का उपयोग करने से बच्चों को अपने ज्ञान और समझ का विस्तार करने का सहज अवसर प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सिबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी के कौशल का प्रदर्शन करती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में एक जोड़ के रूप में करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डाट्स को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान में 5 में से एक निकालने के रूप में करता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डाट्स को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। क्या बोध विकसित करने में उपकरणा सिबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिया गया उदाहरण कि विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। करना सिबिटाइजिंग से बच्चों को संख्याओं के लिए चित्र बनाने, कल्पना करने और संख्या तथ्यों को सीखने में मदद मिलती है। ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगले वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 को पढ़ेंगे तथा उस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी भाई बहन जो नए हों, आपके अपने YouTube चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। साथ ही साथ हम 20 दिन में 20 टारगेट आपको देंगे और आप सभी यह कर लेते हैं तो आप पास ही नहीं बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल मिलते हैं NEP 2020 के थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।